वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन चौधरी। दोस्तों आज हम शुरू कर रहे हैं ऊष्मा, जो हम पढ़ा रहे थे हीट, उसकी थर्ड क्लास। और थर्ड क्लास में जो हम शुरू कर रहे हैं तो ये शुरू कर रहे हैं न्यूटन का शीतलक का नियम। तो न्यूटन का जो शीतलन का नियम है वो क्या कहता है, परिभाषा कह रही है हमारी कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये परिभाषा है क्या, दोबारा सुन लीजिए कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अब इसे समझिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मान लो कोई वस्तु है और उसे हमने गर्म किया हुआ है, तो उसके जो ठंडे होने की दर है ना, वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। जब अधिक गर्म होती है और तब वो ठंडी हो तो जल्दी ठंडी होती है, लेकिन अगर ठंडी हो गई हो और उससे ज्यादा ठंडी करनी हो तो समय ज्यादा लगता है। एज एग्जांपल, मान लो कोई वस्तु का टेम्परेचर 80 डिग्री है और 80 डिग्री से 70 डिग्री आने में उसे अगर 1 मिनट लगता है, तो वही वस्तु का टेम्परेचर जब 40 डिग्री हो जाएगा तो 40 डिग्री से 30 डिग्री आने में अधिक समय लगेगा। ये कह रहे हैं इस नियम के अनुसार, क्योंकि उसके जो बाहर का टेम्परेचर है, बाहर का जो माध्यम है, वो भी उसके ऊपर प्रभाव डालता है। इस बात को लेकर के अगर अधिक गर्म है तो उसके अंदर से निकलने वाली ऊष्मा बाहर का वातावरण अधिक जल्दी अवशोषित कर लेता है, और वो कम गर्म है तो उस हिसाब से हीट कम बाहर की तरफ विकिरण के तौर पर निकलती है और कम एब्जॉर्ब होती है वातावरण में। इसलिए जब ज्यादा ठंडी हो जाती है तो देर में ठंडी होगी, और जब बहुत अधिक गर्म होगी तो बहुत अधिक गर्म से ठंडी होने में समय कम लेगी, और जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उससे ज्यादा ठंडी होने में समय ज्यादा लेगी। ये कहा है न्यूटन ने। दोबारा परिभाषा बता देता हूं कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम, वह वस्तु और उसके चारों ओर माध्यम, जो भी माध्यम वातावरण है, के तापांतर के बीच में जो ताप में अंतर आ रहा है, उसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिवार फ्लास्क। अब डिवार फ्लास्क आपको पता है ना, दरअसल डिवार फ्लास्क आप लोग सब जानते हो, जिसको बोलते हैं थर्मस बॉटल। इसे डिवार फ्लास्क बोलते हैं। मैंने जानबूझ के डिवार फ्लास्क लिखा था ताकि नया नाम आपको पता लगे क्या होता है। दरअसल थर्मस बॉटल की खोज 1872 में एक वैज्ञानिक हुए डिवार, उन्होंने की थी। अब ये थर्मस बॉटल होती क्या है, तो थर्मस बॉटल ऐसी होती है कि एक स्टील की एक बक्सा होता है, उसके अंदर कांच की एक और बोतल रखी जाती है, और कांच की बोतल दोहरे कांच से बनी होती है। एक कांच की लेयर बाहर की तरफ, एक कांच की लेयर अंदर की तरफ, उसके बीच में जो स्पेस होता है ना दोनों कांच की लेयर्स के बीच में, उसमें निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है, जिस कारण से अब वह क्या काम करेगी, अब वह ऊष्मा का ना तो चालन होगा, ना संवहन होगा, ना विकिरण होगा, ना वाष्पीकरण होगा, क्योंकि बीच में एक वो लगाते हैं रोधोष्म लगा दिया। कहने का मतलब अब वो नॉन कंडक्टर लगा दिया उसके अंदर बीच में। जैसे वायु जो है, वायु ऊष्मा की कुचालक है, उसे जाने नहीं देती दूसरी तरफ, है ना। तो जब हम इस तरह से प्रोसेस करके एक बॉटल बनाते हैं और उसे एक कॉर्क के थ्रू सेट कर देते हैं, उसके अंदर एक स्टील के बॉक्स के अंदर ऊपर से ढक्कन लगा दो, तो अब कम से कम 30 घंटे तक उसका टेम्परेचर वही बना रहेगा जो हमने उसमें रखा है। अगर ठंडा जल रखा है तो ठंडा रहेगा, और गर्म है तो गर्म रहेगा। ये इसकी खोज की थी वैज्ञानिक थे डिवार, और इसकी खोज की थी 1872 में, इसीलिए इसे डिवार फ्लास्क कहते हैं, और आप इसे थर्मस फ्लास्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विशिष्ट ऊष्मा, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट। सही है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, तब इस क्रिया में दी गई ऊष्मा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। सही है, यह है इसके अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत होता यह है कि जैसे कि मान लीजिए आपने क्या काम किया है कि आपने एक कमरे के टेम्परेचर पे 3 चीजें ली। मान लीजिए एक पानी ले लीजिए, कमरे का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री। सही है, तो आपने क्या काम किया, तो पानी ले लिया 25 डिग्री पे। दूसरा आपने क्या काम किया, एक आपने ले लिया तेल ले लिया, ठीक है, 25 डिग्री पे, और एक आपने ले ली कॉपर की रॉड, ये भी कमरे टेम्परेचर पे। अगर इन सभी को 1 कैलोरी ऊष्मा दे दी जाए तो इन तीनों के टेम्परेचर में अलग अलग परिवर्तन आता है।
तो पानी का टेम्परेचर तो 25 डिग्री बना रहता है, लेकिन तेल का टेम्परेचर 27 डिग्री हो जाता है, और जो कॉपर की छड़ है उसका टेम्परेचर हो जाता है 35 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग टेम्परेचर, अगर मतलब सबकी जो विशिष्ट ऊष्मा है ना, स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो सबकी अलग अलग है, विशिष्ट ऊष्मा सबकी अलग अलग होती है, इसलिए इसमें बताया। और सर्वाधिक जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो पानी की होती है। इसीलिए हम क्या काम करते हैं, हम जो सिकाई की बोतल होती है रबर की, उसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करते हैं उसके लिए, दूसरा हम करते हैं कि जितने भी क्या बोलते हैं, जो कमरे के अंदर पाइपलाइंस लगाई जाती है ना कमरे गर्म करने के लिए, तो उनमें पानी प्रवाह किया जाए सर्दी के मौसम में, ताकि जो है कि कमरा गर्म रह सके। ठीक है, एक ये काम होता है। और सबसे कम जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो किसकी होती है, तो वो पारे की होती है, सबसे कम विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में देखो मैंने अलग से लिखा है, क्या लिखा है कि सभी द्रवों व ठोसों में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा पानी की होती है, जो सबसे कम होती है। और इस विशिष्ट ऊष्मा को मापने का जो मात्रक है वो कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड है ना, ये है। दूसरा क्या, मैं दोबारा परिभाषा बताता हूं स्पेसिफिक हीट की। कह रहे हैं कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहित का द्रव्यमान लेकर, मतलब कोई पदार्थ है उसका 1 ग्राम द्रव्यमान लीजिए स्पेसिफिक उसका टेम्परेचर पे, ठीक है, लेकर इसका ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए। इसका ताप मतलब किसी पदार्थ का ताप अगर 1 सेंटीग्रेड बढ़ा दें, तो उसकी इस क्रिया में दी गई ऊष्मा, जितनी उसे ऊष्मा दी जाती है, उसे इसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पर बताया कि 3 चीजें ली, पानी लिया, तेल लिया और कॉपर लिया, इन तीनों गर्म किया गया, बराबर एनर्जी दी गई सबको 1 कैलोरी, लेकिन फर्क कितना पड़ा तीनों पे, अलग अलग। ये है विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग पदार्थों की। सही है। नेक्स्ट है हमारा अवस्था परिवर्तन, जिसको कहते हैं चेंज ऑफ हीट। तो क्या है ये चेंज ऑफ हीट के, किसी भी पदार्थ का किसी निश्चित ताप पर ठोस से द्रव में व द्रव का निश्चित ताप पर द्रव से गैस में परिवर्तन, अतः किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पे जो चीजें मिलती हैं मैक्सिमम, जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं, 3 रूप में मिलती है। क्या, ठोस, द्रव और गैस। अब होता यह है कि ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में बदला जा सकता है ऊष्मा दे करके, है ना। अगर हम क्योंकि हर चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट का होता है गलनांक, वो आगे बताऊंगा अभी इसके बाद आएगा। हर चीज को ना परिवर्तित किया जा सकता है। तो मान लीजिए किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित, आपने किसी को ऊष्मा दी, ऊष्मा दे करके वो ठोस गल के द्रव में परिवर्तित हो गया, तो इसका परिवर्तन हो गया। फिर क्या होगा, फिर द्रव को और ऊष्मा दी तो द्रव परिवर्तित हो गया वाष्प में, मतलब गैस अवस्था में। तो जो 3 प्रोसेस हुए ना कि ठोस से द्रव में बदल जाना या द्रव से गैस में बदल जाना, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं अवस्था परिवर्तन या चेंजमेंट ऑफ हीट। सही है, चेंज ऑफ हीट मतलब हुआ ये है कि ऊष्मा ने उस चीज को बदल दिया है और उसका परिवर्तन हो गया। अच्छा, अगला क्या है, अब क्या है कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है कि अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब वह ठोस से द्रव में बदल रहा होता है। चलिए बताता हूं कैसे। अब एक काम कीजिए, एक बर्फ का टुकड़ा है और बर्फ का टुकड़े का जो टेम्परेचर है वो 0 से लेकर -5 डिग्री के बीच है ना। अब आपने उसे ऊष्मा देनी शुरू की। जब आप उसे ऊष्मा दे रहे होते हैं तो पहले बर्फ का टुकड़ा 5 डिग्री से 0 डिग्री तक आता है ना। तब 0 डिग्री के बाद वो पिघलना शुरू होता है, और जब वो संपूर्ण पिघल जाता है तो उस वक्त भी उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, जब तक कि वो पूर्ण रूप से ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो वो जो उस वक्त में ठोस से द्रव में परिवर्तित होते वक्त जो उसने ऊष्मा ग्रहण की है 0 डिग्री पर रहते हुए ही, वो ऊष्मा उसकी गुप्त ऊष्मा है। समझ आया। तो ये कह रहे हैं कि अवस्था परिवर्तन के समय, जिस समय अवस्था परिवर्तन हो रही है, ठोस से द्रव में बदल रहा हो, तो एक स्थिर ताप पर, नियत उसे ताप दे रखा है हमने, उस पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान की तरह भी हमने उसका द्रव्यमान लिया था, वो को दी गई आवश्यक ऊष्मा, उसे बदलने के लिए, मतलब ठोस से द्रव में बदलने के लिए जो हमने आवश्यक ऊष्मा दी थी, वह की मात्रा जो होती है
जितनी ऊष्मा उसने ग्रहण की ठोस से द्रव में बदलने में, यानी कि जब वो पूरा ठोस था उसने गलना शुरू किया 5 डिग्री से 0 डिग्री पाया, अब 0 से पूरा द्रव होने में भी 0 डिग्री पे ही था, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अब इस बीच में इस पूरे ठोस को पूरा द्रव बदलने में जो उसने ऊष्मा ली ना, इसको बोलते हैं उसकी गुप्त ऊष्मा। सही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाष्पीकरण। तो नहीं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा गलन तथा गलनांक। सही है। गलन तथा गलनांक। गलन तथा गलनांक क्या है? ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन गलन तथा वह स्थिर ताप जिस पर पदार्थ ठोस से द्रव में बदल जाता है उसे गलनांक कहते हैं। यानी कि मेल्ट और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट माने होता है गलना और मेल्टिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है, सीधी बात इसमें कह रहे हैं कि जब किसी पदार्थ को हम ऊष्मा दे रहे होते हैं और ऊष्मा देते वक्त जिस टेम्परेचर पे वो गलना शुरू हो जाता है उसे कहते हैं गलनांक। ठीक है ना। और जब वो गल रहा होता है ना उसे कहते हैं गलन। कंफ्यूज हो जाएंगे, सुनिए दोबारा से। समझिए ये कि आपने बर्फ को आपने उसे ऊष्मा देनी शुरू की, ठीक है, तो जिस समय पे उसका पानी मतलब ठोस बर्फ से द्रव में बनना शुरू हुआ, तो वो जो द्रव बनना शुरू होना है वो उसका गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है। और वो जो द्रव बन गया ना वो उसका गलन है, मतलब गल गया उतना क्षेत्रफल, उसे बोलते हैं गलन। मतलब मेल्ट होना और पिघल जाना, इसको ही बोलते हैं, समझ में है ना। गलन मतलब गल जाना और जिस टेम्परेचर पे वो गला वो उसका गलनांक। ठीक है। यहीं पे जब गलनांक की बात आ रही है तो वाष्पीकरण क्या है? वाष्पीकरण ये कह रहा है कि जब कोई पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तब वह वाष्पीकरण कहलाता है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कोई द्रव है ना, द्रव को आपने ऊष्मा दी, जैसे पानी का जो टेम्परेचर है जो वाष्प बनने का है वो 100 डिग्री है, 100 डिग्री के बाद वो वाष्प बनना शुरू हो जाता है। वैसे वाष्पीकरण में होता यह है कि हर वक्त हर एक द्रव वाष्पीकृत होता रहता है। हर द्रव का वाष्पीकरण यानी जो इवोपोराइजेशन होता है ना, इसको कहते हैं वेपोराइजेशन, है ना, इवेपोराइजेशन। तो जब भी इवेपोराइजेशन होता रहता है हर पदार्थ का, तो इस इवेपोराइजेशन में EVOP इवेपोराइजेशन, जब भी इवेपोराइजेशन होता रहता है पदार्थों का, मतलब कहने का मतलब ये कि हर वक्त पदार्थ का इवेपोराइजेशन होता रहता है, लेकिन ये निर्भर करता है उसके क्षेत्रफल पे। अगर क्षेत्रफल बड़ा है तो अधिक होगा, क्षेत्रफल कम है तो कम होगा। सही है। जैसे कि समुद्र तल से सदैव इवेपोरेशन होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है, और उसी से जो वो वायु जो है, क्योंकि होता यह कि दिन में स्थल की वायु गर्म हो जाकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और समुद्र की ओर बहने लगती है, और समुद्र से वायु आने लगती है स्थल की ओर। तो जो समुद्र से वायु स्थल की ओर आती है वह ठंडी होती है, और वो फिर यहाँ पे आके गर्म होकर के फिर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और फिर समुद्र की ओर चली जाती है। तो उस वाष्पीकरण से ये जो गर्म वायु वहां गई, ये उन जो कण है जो वाष्प के उड़ के अर्थ को होल्ड कर लेती है और दोबारा से नमी प्राप्त करके वापस आती है। तो दिन में जो वायु समुद्र की तरफ से स्थल की तरफ आती है उसे समुद्री समीर बोलते हैं, और रात में इवेपोरेशन नहीं होता है तो वायु स्थल से जल की तरफ चलती तो स्थलीय समीर बोलते हैं। इसीलिए जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, मतलब चेन्नई हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, है ना, ये जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, जो भी बंदरगाह के क्षेत्र हैं, गुजरात में कहीं भी है, तो इन क्षेत्रों का टेम्परेचर वर्ष भर सुहाना सदाबहार रहता है। यहाँ पे ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी होती है। सही है। गोवा है, दमन है, दीव है, तो इनका टेम्परेचर सदा एक सा रहता है साल भर, उस कारण से क्योंकि वह समुद्र है और वाष्पीकरण लगातार होता रहता है। समझ आया? तो यह है वाष्पीकरण का कॉन्सेप्ट। दोबारा पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि जब कोई पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह द्रव अवस्था से गैस में परिवर्तित हो जाता है तो वह वाष्पीकरण कहलाता है। समझ आया इवेपोराइजेशन क्या हो गया अभी? ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं हम। हमारे पास एक नया टॉपिक है, इसके बाद क्या है, इसको कह रहे हैं हम, हाँ, दो चीज और बता दो यहीं पे, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है उबलने वाला पॉइंट, उबलने वाला अंक, जहां पे कोई वाटर या कोई तत्व उबल जाए, है ना। अब होता ये बॉइलिंग किसे कहते हैं, जब किसी भी द्रव का
जो दाब है वो बाह्य दाब के बराबर हो जाए तब उस वक्त वो जल उबलने लगेगा, उसे उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। परिभाषा लिखूं तो परिभाषा कहती है कि जब किसी द्रव का दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाए तो इसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलिए पहले आप एक बार इसे ना थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, सही है। इसके बाद में आगे आपको परिभाषा लिख के बताता हूं क्या है बॉइलिंग पॉइंट की। तो मैं आगे परिभाषा लिख देता हूं यहां पे, बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा क्या है। बॉइलिंग पॉइंट कह रहा है कि जब, दोबारा बोल देता हूं, सुनते रहिएगा, सुनना जरूरी है, आप सुन भर भी लेंगे तो आपको याद रह जाएगी बात, कि जब किसी द्रव का दाब बाह्य दाब के समान हो जाए तब उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर हम किसी पदार्थ को ऊष्मा दें और ऊष्मा दे करके उसे इतनी ऊष्मा दें कि उसका दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाए तो उस वक्त जल उबलने लगेगा। जैसे कि चंद्रमा पर निर्वात है, अगर वहां पे एक बोतल ले जाएं ढक्कन बंद करके और वहां जाकर उस बोतल का ढक्कन खोल दें तो पानी उबलने लगेगा। उसका कारण ये है कि वहां पे कोई दाब नहीं है, प्रेशर नहीं है। जब आप ढक्कन खोलते हैं तो जल का दाब बाह्य दाब के बराबर हो जाता है वायुमंडल के और वो जल उबलने लगता है। सही है, ये है इस कारण से। दूसरा क्या है हमारा दूसरा है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि जब हम किसी द्रव को किसी प्रकार की ऊष्मा देने से उसे ठोस में बदल दें, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जमा दे, यहां पे है ना, मतलब आपने किसी द्रव को ऊष्मा देनी शुरू की, ऊष्मा पॉजिटिव हो या नेगेटिव वो अलग बात है, दी जाएगी ऊष्मा ही। ऊष्मा दे करके किसी पदार्थ का द्रव से ठोस में परिवर्तन कर देना उसका जो है फ्रीजिंग कहलाता है। और जिस पॉइंट पे यानी जिस अंक पे वह जमना शुरू हो जाता है वह उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। सही है। जैसे कि जो पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल का। जल 0 डिग्री पे बर्फ नहीं बनता है पर 0 डिग्री पे जमना शुरू हो जाता है, स्टार्ट टू फ्रीज, है ना। तो जमना शुरू हो जाता है, वो पूरी तरीके से जल नहीं बनता है, मतलब पूरी तरीके से बर्फ नहीं बनता 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे बर्फ बनने की प्रोसेस शुरू होती है। सही है, ये होता है 0 डिग्री, इसीलिए इसको 0 डिग्री को बोलते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट, किसका, जल का। तो ये 3 चीजें बतानी जरूरी थी, खत्म हुआ। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं हम क्या, नेक्स्ट हमारा ऊष्मा गतिकी का नियम, यानी जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की एक विशेष बात है क्या कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा आदि के साथ संबंध ज्ञात किया जाता है, वह विज्ञान ऊष्मा गतिकी कहलाता है। मतलब ऊष्मा गतिकी जो थर्मोडायनेमिक्स है ये एक ब्रांच है, किसकी, फिजिक्स की। किसकी, दोबारा सुनिए, कि भौतिक विज्ञान की, यानी फिजिक्स की एक ब्रांच है, एक शाखा है जिसके अंतर्गत ऊष्मीय ऊर्जा का यानी थर्मल एनर्जी का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा आदि में संबंध ज्ञात किया जाता है। इन सारों को आपस में एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखा जाता है ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत। यह है ऊष्मा गतिकी का नियम। सही है, बात खत्म हुई। अब इसके अंतर्गत क्या करूंगा, इसके अंतर्गत 3 नियम आते हैं ऊष्मा गतिकी में। और ऊष्मा गतिकी में और एक बात बताता हूं कि ऊष्मा गतिकी का जो पिता है वो कहा जाता है सादी कार्नोट को। सही है, सादी कार्नोट के वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें ऊष्मा गतिकी का पिता कहा जाता है। इसीलिए मैं बताया कि ऊष्मा गतिकी के 3 नियम होते हैं। क्या नियम है,
तो प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, सही है। अब इसके अंतर्गत क्या है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का तो एक ये है कि अगर हम किसी निकाय को यानी किसी सिस्टम को ऊष्मा देते हैं तो वह ऊष्मा ना दो तरह से वह होती है। किस तरह से, एक तो उस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, दूसरा उस सिस्टम से कार्य कराने के लिए। क्योंकि हम उसे ऊष्मा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम उससे कार्य कराना है ना, तो इसीलिए दो तरह से ऊर्जा वह होती है। और वो जो सिस्टम वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसे अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, वो कहलाता है उसका ऊर्जा का संरक्षण। वह उस ऊर्जा को संरक्षित कर लेता है, उसे कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण। अब निकाय प्रोसेस होता क्या है, प्रोसेस होता यह कि जब किसी चीज को हम ताप और दाब के क्रम में बता सकें, मतलब व्यक्त कर सकें, तो उसे कहते हैं हम ऊर्जा निकाय। जैसे कि हमने एक सिलेंडर है उसमें गैस भरी हुई है, अब वो ना तो बाहर से कहीं से ऊष्मा ले सकती है ना वो किसी को ऊष्मा दे सकती है क्योंकि वो अंदर है, तो इसे विलग निकाय बोलते हैं, ठीक है ना। एक तरह का ये सिस्टम है, अगर आप इसे गर्म करना शुरू करेंगे तो उसमें जरूर हलचल होगी, अन्यथा वो शांत रहेगा। ये एक सिस्टम, एक प्रोसेस है। अब होता क्या है कि इस निकाय से संबंधित ना कई प्रक्रम है, कई प्रोसेस हैं। ये सिस्टम से संबंधित प्रोसेस कौन कौन से, एक प्रोसेस चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं। चक्रीय प्रक्रम का मतलब ये है कि अगर हम किसी निकाय को हीट दें, ऊष्मा दें, और वह अपनी अवस्था परिवर्तन के पश्चात वापस हमें उसी पुनः अवस्था में प्राप्त हो जिस अवस्था में हमने हीट देना से शुरू किया था, तो उसे बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिंग प्रोसेस, सही है। दूसरा हमारा होता है समदाबी प्रक्रम, जिसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। यदि किसी निकाय को यानी किसी सिस्टम को ऊष्मा देते वक्त, ऊष्मा देने के पश्चात लास्ट अंत तक उसका दाब समान रहे, तो इसे आइसोबारिक प्रोसेस या समदाबी प्रक्रम कहते हैं। उसके बाद आता है समआयतनी। समआयतनी का मतलब आइसोहॉरिक प्रोसेस। अब होता यह कि जब इसमें किसी प्रोसेस को हम अगर हीट दें और उसका जो आयतन है वो समान रहे शुरू से लेकर अंत तक, तो इसे समआयतनी प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा समतापी प्रक्रम, जिसको बोलते हैं आइसोथर्मिक प्रोसेस। अब इसमें क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने किसी को ऊष्मा दी और ऊष्मा देने के पश्चात शुरू से लेकर अंत तक साइकिल पूरा होने तक उसका टेम्परेचर समान बना रहा, नियत तापमान रहा, इसे बोलते हैं समतापीय प्रक्रम। तो ये प्रक्रम है। एक होता है रुग्धोष्मी प्रक्रम। रुग्धोष्मी मतलब की होता है कि नॉन हीटेबल, मतलब जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो। जैसे इसमें एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि अगर दो बर्फ के टुकड़े लिए जाएं और दोनों को आपस में घिसा जाए। रुग्धोष्मी का मतलब होता है कि आप किसी प्रक्रम में, किसी प्रोसेस में ना तो ऊष्मा दे रहे हैं ना आप ऊष्मा छोड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रोसेस हो रहा है, तो उसे रुग्धोष्मी प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि आपने दो बर्फ के टुकड़े लिए, उन्हें आपस में घिसना शुरू कर दीजिए, थोड़ी देर के बाद वो दोनों मेल्ट होकर के पिघल जाएंगे, ये रुग्धोष्मी प्रोसेस। जबकि हमने ना तो ऊष्मा कहीं से ली, क्योंकि बर्फ दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, लेकिन दोनों को घिसने में जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है आपस में, वो जो कार्य हो रहा है वो है रुग्धोष्मी। हम कोई ऊष्मा नहीं ले रहे हैं बाहर से, ना हम उससे द्वारा ऊष्मा कहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऊष्मा तो निकल रही है ना, जनरेट हो रही है ना, तो ये रुग्धोष्मी प्रोसेस कहलाता है, सही है। अब आगे शुरू करते हैं ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। क्या कहता है कि ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा है, तो ये कहा है केल्विन ने। दरअसल हमारा जो पहला नियम है वो हमें यह बताता है ऊष्मा गतिकी का कि कुल ऊर्जा संरक्षित तो रहती है लेकिन वह बहती नहीं है। मतलब उसका होने कहने का मतलब यह है कि वह जो ठंडे बर्तन से, ठंडे तत्व से गर्म की तरफ नहीं बहती है, ठीक है ना। मतलब उसका डायरेक्शन नहीं बताता हमें, वो है ना, वो ये नहीं बताता कि ऐसा कोई प्रोसेस संभव भी है कि वह बहती है कि नहीं बहती है, ये हमें पहला वो नहीं बताया, केवल संरक्षण का नहीं बताया। इसलिए हमें द्वितीय नियम बताया गया कि अगर हम कोई ऊष्मा किसी को दें तो होता ऐसा है कि वह गर्म से ठंडे की ओर बहती है, ना कि ठंडे से गर्म की ओर। तो जो एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था क्लासथियन, तो उन्होंने कहा कि ऊष्मा कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर नहीं बहती, बल्कि अधिक ताप की वस्तु से कम ताप की वस्तु की ओर बहती है। यह भी द्वितीय नियम के अंतर्गत आता है, सही है। क्योंकि हमारा पहला नियम जो है वो ऊष्मा की गतिकी के जो नियम है पहला, ये इसे पूर्ण रूप से नहीं बताता है, पूर्ण रूप से नहीं
डिफाइन कर पाता, इसलिए दूसरा नियम बनाया गया कि ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कोई भी काम करने में 100% एनर्जी आप कंज्यूम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं बाकी एनर्जी वेस्ट हो ही जाएगी, पूरी की पूरी वहां नहीं लगेगी, उससे अधिक लगानी पड़ सकती है, उससे कम करनी पड़ सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, तीसरा हमारा नियम है कि तृतीय नियम कहता है कि परम ताप पर एंट्रोपी शून्य हो जाती है। ठीक है, परम ताप मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर। अब एंट्रोपी क्या था, एंट्रोपी एक इसका क्या कह सकते हैं इसे, अरे यार एंट्रोपी एक मात्रक है, सही है ना, क्या है, तो एंट्रोपी जो है वो एक मात्रक है जिसे हम गणित द्वारा, जो गणित में बताया गया था काफी समय पहले और इसे इस्तेमाल किया गया, तो परम ताप पर एंट्रोपी शून्य हो जाती है। तो यहां पे बता दूं मैं कि एंट्रोपी एक प्रकार का मात्रक है जो इस्तेमाल किया जाता है, मतलब चेक करने में या किसी चीजों को निरूपित करने में, तो ये निरूपण करने के काम आता है। सही है, तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हीट का टॉपिक है ये आज लास्ट था, यहाँ खत्म हो गया हीट। इसके बाद हमें जो है जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम बताएंगे इसमें क्या होगा। तो मेरे दोस्तों ये वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए दोस्तों। हाँ, तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।